Assalamualaikum students, this is Uwais Kasmani from the platform of IQ School of Finance। ये वीडियो काफी डिटेल में जाने वाली है तो साथ रहिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि सीए क्या है, क्योंकि उनके पास सीए की या तो इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है या अनबायस्ड इंफॉर्मेशन होती है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंपार्ट करूंगा। जो मेरी इंफॉर्मेशन होगी वो अनफिल्टर्ड होगी, वो बायस्ड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ताकि आप अपने लिए एक वेल इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन मेकिंग कर सकें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी? सीए इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंस बेस्ड क्वालिफिकेशन। सर ये ग्लोबल रिकॉग्निशन कैसे मिली? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। उसके अंडर दुनिया की जितनी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रेगुलेट हो रही होती हैं। ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इज वन ऑफ देम। जो पाकिस्तान की चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है, उसकी इंटरनेशनल एफिलिएशंस की वजह से इस क्वालिफिकेशन को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल जाती है। ये फाइनेंस बेस्ड क्वालिफिकेशन है। तो व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस का मतलब होता है कि जहां पे पैसे इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंस का मतलब होता है पैसे, फाइनेंस का मतलब होता है फंड्स। तो यहाँ पे जहां से भी पैसे आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, तो इसकी तमाम कैलकुलेशन या इसकी तमाम मैनेजमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैंडल कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो दूसरा सवाल आता है वो ये है कि सीए का स्कोप क्या है। अगर मैं सीए के स्कोप की बात करूं तो इट्स अ फाइनेंस बेस्ड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। तो इसका स्कोप पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। इसका स्कोप अब्रॉड में भी है थैंक्स टू आईफैक, और इसका जो स्कोप है वो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। इसका स्कोप पाकिस्तान में इस तरीके से है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर जितनी भी बिजनेसेस हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर भी मौजूद हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, हर छोटे से छोटे, हर बड़े से बड़े बिजनेस को हर सेक्टर के अंदर फाइनेंस चाहिए होता है। बिजनेस को चलाने के लिए यू नीड फंड्स को मैनेज करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए होते हैं। इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही होती हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो, जितनी भी फाइनेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो रही होती है उस सब में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए होते हैं। आपकी सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, कमर्शियल इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सब में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है और ये एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि फॉरवर्ड लुकिंग क्वालिफिकेशन है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर अभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफी ज्यादा कम हैं। तो जितने लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पास कर लेते हैं तो वो फौरन से मार्केट में जाके काम करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको उन तमाम सवालात के जवाब दूंगा जो कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं। नंबर 1, एलिजिबिलिटी, कि कौन लोग सीए कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए। नंबर 2, एग्जाम्पशंस, क्या हमारे पास कोई पेपर एग्जाम्प्ट हो रहे होते हैं जब हम सीए में एंटर हो रहे होते हैं। नंबर 3, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कितने लेवल्स हैं, कितने पेपर्स हैं, क्या ड्यूरेशन है। इसके अलावा इसकी डिफिकल्टी लेवल के बारे में अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, क्योंकि पीपल नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वालिफिकेशन। तो क्या इसका डिफिकल्टी क्राइटेरिया है, किस तरीके से हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी को प्लान कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। इसमें आर्टिकलशिप होती है। अब तो आर्टिकलशिप भी आपके पास अलग अलग किस्म की मौजूद है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि जब हम इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, हमारी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, हमारे इंक्रीमेंट्स क्या होंगे, हमारी ग्रोथ क्या होगी। इसके अलावा हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मौजूद है या नहीं है। इसके अलावा हम अब्रॉड में जाके क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके स्कोप के बारे में भी बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th ईयर ऑफ एजुकेशन। आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। आपने इंटरमीडिएट किया हो या आपने ए लेवल किया हो। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो मिनिमम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए 60। अगर आपकी मिनिमम परसेंटेज 60 है तो आप डायरेक्टली सीए शुरू कर सकते हो। अगर आपकी परसेंटेज 60 से कम हो जाती है और 50 तक आ जाती है, इसका मतलब है आपकी परसेंटेज 60 से तो कम हो गई, लेकिन वो परसेंटेज आपकी एज मिनिमम एज 50 है, तो आपको एक क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा क्यूईटी के नाम का। उसके बाद आप सीए के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप ए लेवल बैकग्राउंड से आ रहे हो तो ए लेवल के आपके 3 पेपर पास होने चाहिए और 3 पेपर पास होने चाहिए विद मिनिमम 60%। अब यहाँ पे ए लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास तो
उनके पास तो परसेंटेज नहीं होती, उनके पास तो ग्रेड्स होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेड्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है और वो 60 होनी चाहिए। अगर 60 परसेंटेज नहीं है तो यहाँ पे भी यही होगा कि एज मिनिमम एज 50 परसेंटेज होनी चाहिए। तो 50 परसेंटेज की बेसिस पे आप क्या करोगे, एक QAT का टेस्ट पास करोगे और आप CA में एंटर हो जाओगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन 14th ईयर ऑफ एजुकेशन है, आपने ADC किया हुआ है, एसोसिएट डिग्री हासिल की हुई है, आपकी एजुकेशन 16th ईयर ऑफ एजुकेशन है कि आपने BBA, MBBS, BDS या फिर आपने बैचलर्स किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंसेस की तरफ, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो 12th मिनिमम है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे आपके पास एग्जाम्शंस वगैरह बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो यहां मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया। इसके बाद जो दूसरा आपके पास सवाल आता है वो ये आ रहा होता है कि एग्जाम्शंस क्या क्या मौजूद हैं। अगर मैं एग्जाम्शंस की बात करूं तो अलग अलग स्ट्रीम्स से स्टूडेंट आ रहे होते हैं। प्री मेडिकल से आ रहे होते हैं, प्री इंजीनियरिंग से आ रहे होते हैं, कॉमर्स से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास आर्ट्स है, होम इकोनॉमिक्स है, फिर इंटरमीडिएट से स्टूडेंट आ रहे होते हैं और A लेवल से भी स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉमर्स के स्टूडेंट्स के। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके पास तो फॉर श्योर एलिजिबिलिटी मौजूद है एग्जाम्शंस को क्लेम करने की। वो किस तरीके से होगी कि आपकी इंटरमीडिएट में मिनिमम परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज जो मिनिमम है वो 70 होनी चाहिए। कि अगर आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मिलाकर वो 70 है, आपने फर्स्ट ईयर में क्या परसेंटेज सिक्योर की है, सेकंड ईयर में क्या सिक्योर की है, वो फर्क नहीं पड़ता है। कंबाइंड अगर कम से कम 70 परसेंटेज है तो आप क्या कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम्शन क्लेम करने के। अब जिस पेपर में आपको एग्जाम्शन चाहिए, आपके पास PRC में 3 पेपर्स होते हैं। पहला अकाउंटिंग का पेपर होता है, दूसरा आपके पास मैथ्स और स्टैट्स का पेपर होता है और तीसरा जो आपके पास पेपर होता है वो आपके पास होता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस का। तो आपको जिन पेपर में एग्जाम्शंस चाहिए तो उससे रिलेटेड पेपर में आपके पास मिनिमम 75 परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। अगर मैं कराची बोर्ड के स्टूडेंट से बात करूं तो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो उनके पास मिनिमम परसेंटेज 70 होनी चाहिए। अकाउंटिंग में पार्ट 1 पार्ट 2 में मिला के मिनिमम 75 परसेंटेज होगी तो आपका PRC 1 यानी कि अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम हो जाएगा। अगर आप इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में बिजनेस मैथ्स और बिजनेस स्टैट्स के अंदर मिला के कंबाइंड मिनिमम 75 परसेंटेज मार्क्स सिक्योर किए हैं तो आपका PRC 2 का पेपर एग्जाम हो जाएगा। PRC 3 के पेपर में एग्जाम्शन मौजूद नहीं है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने जो मैथ्स पढ़ी होगी पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसमें मिला के अगर आपके पास मिनिमम 75 परसेंटेज मार्क्स हैं और आपकी ओवरऑल परसेंटेज मिनिमम 70 है तो आपके लिए भी PRC 2 का पेपर एग्जाम हो जाएगा। कराची बोर्ड में अभी प्री मेडिकल, होम इकोनॉमिक्स, आर्ट्स वगैरह में और कोई एग्जाम्शंस मौजूद नहीं है। ICAP की वेबसाइट पे एग्जाम्शन का पूरा एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो उसके थ्रू आप अपने एग्जाम्शंस चेक कर सकते हैं। जो इसका मिनिमम क्राइटेरिया वो ये है कि आपके पास ओवरऑल परसेंटेज 70 होनी चाहिए मिनिमम और आपके पास जिस पेपर में एग्जाम्शन चाहिए उसमें मिनिमम 75 परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। अब मैं बात करूंगा A लेवल के स्टूडेंट्स से। A लेवल के स्टूडेंट्स ने जो 3 पेपर पास किए थे उनमें से कम 2 पेपर्स में B ग्रेड होना चाहिए। कम B ग्रेड होंगे 2 पेपर्स के अंदर तो फिर वो एलिजिबिलिटी रख सकते हैं एग्जाम्शन के लिए। तो वहां पे जिस पेपर में उनको एग्जाम्शन चाहिए तो उस पेपर में उनके पास मिनिमम B ग्रेड होना चाहिए। अगर आपने अकाउंटिंग, बिजनेस और इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया था और तीनों में आपके पास मिनिमम B आ जाते हैं तो आपका PRC 1 और PRC 3 एग्जाम हो जाएगा। आपके लिए भी वो डॉक्यूमेंट जरूरी है जो कि ICAP की वेबसाइट पे मौजूद है, वहां से आप अपनी एग्जाम्शंस देख सकते हैं। अगर आप फेडरल बोर्ड से हैं या किसी और बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आप अपनी एग्जाम्शन वहां से जाके देख सकते हैं। मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया, मैंने आपको एग्जाम्शन बता दिया। अब हम बात करते हैं टोटल लेवल्स की। CA में आपके पास 18 पेपर होते हैं। इसके 4 लेवल हैं, PRC, CAF, CFAP और SCS। आपके पास जो पहला लेवल है PRC प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज, उसमें आपके पास 3 पेपर्स होते हैं, PRC 1, 2, 3। और ये जो पेपर्स होते हैं ये बाय मंथली होते हैं। ये ऑड मंथ्स में पेपर होते हैं, जनवरी में होंगे तो फरवरी में नहीं होंगे, इसी तरीके से नवंबर में होंगे तो दिसंबर में नहीं होंगे। ऑड मंथ्स में पेपर होते हैं, इवन मंथ्स में पेपर नहीं हो रहे होते। तो साल में आपके पास 6 अटेम्प्ट्स होती हैं। आप चाहें तो 2 महीने में तीनों पेपर दे दें, आप चाहें तो 6 महीने में 3 पेपर दे दें, आपकी मर्जी है। ये पेपर्स जो होते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, इसमें आपके पास ज्यादातर MCQs आ रहे होते हैं, अदरवाइज कभी कभी आपके पास सब्जेक्टिव सवाल भी आ जाते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। आप PRC पास करोगे तो आप CAF के पेपर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि अगला लेवल है। CAF में आपके पास टोटल 8 पेपर्स होते हैं जो कि 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ग्रुप A और ग्रुप B।
इसकी जो पेपर्स होते हैं वो आपके पास होते हैं सेमी एनुअली। इसकी जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं फेब में और अगस्त में। अब ये जो पेपर्स होते हैं यूजुअली बच्चा क्या करता है कि एक अटेम्प्ट में 4 पेपर्स देने की कोशिश करता है, तो 2 अटेम्प्ट में उसके 8 के 8 पेपर्स पास हो जाते हैं। आप चाहे तो 2-2 करके पेपर दे दें तो आपका 2 साल में कैफ पास हो जाएगा। आप चाहे तो 3-3-2 करके दे दें, आपका 1.5 साल में कैफ पास हो जाएगा। आप कॉम्बिनेशन खुद बना सकते हो। एज ऑफ दिस मोमेंट यहाँ पे जो कैफ के पेपर्स होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होते, मैनुअल पेपर्स होते हैं, हैंड रिटन पेपर्स होते हैं। 3.25 घंटे का टाइम होता है, 15 मिनट में आप पेपर रीडिंग करते हो, 3 घंटे में जाके पेपर में अपेयर हो जाते हो। अब ये जो 3 घंटे का पेपर होता है ये भी 100 मार्क्स का होता है, आपको 50 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। कैफ को पास कर लेने के बाद आपकी इंडक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। इंडक्शन प्रोसेस में ये होता है कि आप आर्टिकलशिप में इंडक्ट होते हो, फिर अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हो। आर्टिकलशिप 3 किस्म की होती है। एक आर्टिकलशिप ऐसे होती है कि 3.5 साल की आपकी आर्टिकलशिप है। 3.5 साल की आर्टिकलशिप के अंदर आपको अपने सीए फाइनल के पेपर्स पास करने होते हैं, यानी कि आपकी आर्टिकलशिप और आपके पेपर साइड बाय साइड चल रहे होंगे। एक आपके पास जो तरीका है आर्टिकलशिप का वो ये है कि आपको पहले 2 साल दिए जाते हैं जिसमें आप अपने सीफैब के सारे पेपर्स पास कर ले। तो अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर सीफैब के पेपर्स पास कर लिए, जैसे कि 6 महीने के अंदर या साल के अंदर, तो आपकी आर्टिकलशिप 2.5 साल की शुरू हो जाएगी। अगर आपने 2 साल तक अपने पेपर्स पास नहीं किए तो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपकी 2.5 साल की आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी। रिमेनिंग पेपर्स आप आर्टिकलशिप के अंदर ही दे दीजिएगा। तीसरा जो ऑप्शन होता है उसमें यह होता है कि आप अपनी 3 साल की रिगरस आर्टिकलशिप कर लेते हो। आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद आप क्या करोगे कि सीफैब के सारे पेपर्स बाद में दे रहे होगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं। एक में क्या होगा कि पेपर्स और आर्टिकलशिप साइड बाय साइड चल रही होगी, एक में पेपर्स पहले हो रहे होंगे, आर्टिकलशिप बाद में होगी, एक में आर्टिकलशिप पहले होगी, पेपर्स बाद में हो रहे होंगे। इसकी डिटेल कभी और हम ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। और फिर आर्टिकलशिप के जो 3.5 साल होते हैं उसमें आपके पास सीफैब के 6 पेपर्स आ जाते हैं। ये पेपर्स आपके पास जून और दिसंबर में हो रहे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स होते हैं। यहाँ पे भी आपके पास 100 मार्क्स का पेपर आता है, 50 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। और आप चाहें तो 3-3 का कॉम्बिनेशन बना के भी पेपर्स दे सकते हैं, सारे पेपर्स भी दे सकते हैं, 2-2 करके भी पेपर्स दे सकते हैं। 6-6 महीने में आपके पास एग्जाम्स हो रहे होते हैं। 3.5 साल की आर्टिकलशिप की बात करूं तो उसका मतलब है कि आपके पास मिल मिला के तकरीबन कोई 6 अटेम्प्ट्स बन जाती हैं। इसके बाद आपके पास एक आखिरी पेपर आता है, वो है SCS स्ट्रेटेजिक केस स्टडी। ये आपके पास पूरे सीए का निचोड़ है, एक समराइज्ड पेपर होता है, काफी स्ट्रेटेजिक पेपर होता है, काफी इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, चीजों को प्लान करना पड़ता है। इस पेपर को कंप्लीट करने के बाद यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए के अंदर आपके पास कुछ हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं। जो हैंड्स ऑन कोर्सेज है उसमें आपके पास आ जाता है PPE प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस, एक हैंड्स ऑन कोर्स आपके पास आ जाता है MS ऑफिस, और एक हैंड्स ऑन कोर्स आपके पास आ जाता है डाटा एनालिटिक्स एंड AI। ये जो हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं कुछ कैफ के लेवल पे देने होते हैं, कुछ कैफ के बाद देने होते हैं, तो उसकी डिटेल में किसी और वीडियो के अंदर शेयर कर लूंगा। अब मैं आपसे बात करूं कि ICAP ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास कुछ पेपर्स आ रहे होते हैं जो कि सीए के पेपर से हटकर होते हैं। जैसे कि आपके पास एक इंग्लिश का पेपर आता है, आपके पास एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर आता है, उसकी भी डिटेल मैं आपको कभी और प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। सीए एक रिवॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है, तो डिफिकल्टी तो यहाँ पे बनती ही है। सीए की डिफिकल्टी को किस तरीके से ओवरकम किया जाए, तो यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन को प्लान करना पड़ेगा। 4 लर्निंग कंपोनेंट्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। अक्सर स्टूडेंट्स की लिसनिंग डेवलप नहीं होती, या उनकी राइटिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, या वो अच्छी तरीके से अपने आइडियाज को बोल नहीं पा रहे होते, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते ओरली, या फिर उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो रीड नहीं कर रहे होते। अगर आप सीए में एंटर हो जाते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन 4 लर्निंग कंपोनेंट्स पे काम करें। अगर आप अपनी 100% इंटेंट के साथ इन 4 लर्निंग कंपोनेंट्स पे काम करेंगे तो आपको 6 महीने चाहिए, आप इन चारों लर्निंग कंपोनेंट्स को अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सीए की तो जर्नी फिर भी 4.5, 5, 6 साल की है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 महीने के अंदर आपके लर्निंग कंपोनेंट्स डेवलप हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं हमारी ओवरऑल प्लानिंग की, तो प्लानिंग में आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चीजों को प्लान करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट और प्लानिंग। कि सीए एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली सीए को पढ़ रहे होते हो, यानी कि आप जो है वो 11th आवर पे चीजें नहीं छोड़ रहे होते हो, सिर्फ पेपर के दिन में पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तो आपके लिए सीए की जर्नी कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कमिटमेंट की, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो 100% आपके फ्यूचर, आपके करियर के ऊपर होना चाहिए। अगर आप फोकस्ड होगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते होगे, तो सीए की जर्नी कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं प्लानिंग की, तो प्लानिंग के बारे में एक बड़ा जबरदस्त कोट है कि कहा जाता है
कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप सही तरीके से प्लान कर ही नहीं रहे हो तो आप प्लान कर रहे हो अपने फेलियर को। तो अगर आप कंसिस्टेंसी शो करते हो, कमिटमेंट शो करते हो और आप प्लान कर रहे होते हो चीजों को, तो सीए की जर्नी कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। फिर इसके अलावा बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में मौजूद नहीं होते, तो उन सब को भी आपने प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा रिस्क होगा जो कि आपकी इस जर्नी को थोड़ा बहुत हिला सकता है, आपको अपनी जर्नी से थोड़ा सा डिविएट कर सकता है। अब मैं बात करूं अगर इसके ओवरऑल बेनिफिट्स की, तो इट्स अ क्वालिफिकेशन जो कि बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है पाकिस्तान के अंदर भी और अब्रॉड के अंदर भी। पाकिस्तान की बात करूं तो जो उसकी स्टार्टिंग सैलरी है वो काफी ल्यूक्रेटिव है और उसके बाद जो उसके इंक्रीमेंट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल होते हैं। रीजन ये है कि पाकिस्तान में सीए की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। उसके पीछे भी रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए पास करने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते। अगर वो सीए को पास कर लेते हैं तो वो फौरन से जाके मार्केट में जॉब करना शुरू हो जाएंगे, या वो चाहे तो आगे जाके बिजनेस भी कर सकते हैं। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स या क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस कर सकते हैं? द आंसर इज यस। पूछो क्यों? क्योंकि इट्स अ 3D क्वालिफिकेशन। 3D क्वालिफिकेशन का मतलब क्या? इसके 3 डायनामिक्स होते हैं। एक आपके पास जो डायमेंशन है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास 18 पेपर्स होते हैं। इसको पास कर लेने के बाद आपके पास रेलेवेंट अप टू डेट नॉलेज आ जाती है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। आपके पास जो 3.5 साल की आर्टिकलशिप होती है, तो आपके पास अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, जिससे आप अपने बिजनेस को चला सकते हो। और जो तीसरा डायमेंशन है वो है स्किल्स का, कि यहाँ पे आपके पास जो हैंड्स ऑन कोर्सेज है प्रेजेंटेशन के, कम्युनिकेशन के, कंप्यूटर के, डाटा एनालिटिक्स के, एआई के, गवर्नेंस के और इंग्लिश लैंग्वेज के, तो इससे आपकी स्किल सेट डेवलप हो जाती है कि आप मार्केट में अच्छे तरीके से जॉब या बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट अल्हम्दुलिल्लाह इसका 100% है। इसका रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिक्वायर कर रही होती है, और अब्रॉड में भी आपके पास अच्छी खासी बड़ी मार्केट मौजूद है। इट्स अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन टू परस्यू। आप अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर इसको जरूर शामिल कर सकते हो, लेकिन जरूरी यह है कि आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए, आपकी प्लानिंग पूरी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको आई बिलीव 10-15 मिनट के अंदर पूरा सीए के बारे में काउंसिल कर दिया है, लेकिन क्या आपके लिए सफिशिएंट है? द आंसर इज नो। अब इस वीडियो के बाद आप 10 जगह निकले, आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस आए, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस आकर हमसे बात करें, हम आपको 1.5-2 घंटे के अंदर पूरा प्रॉपर तरीके से काउंसिल करेंगे। उसके बाद भी मैं आपको कहूंगा कि आके हमारी डेमो क्लासेस लें, ऑन कैंपस क्लासेस लें, ऑनलाइन क्लासेस लें। हमारे स्मार्ट लेक्चर्स मौजूद हैं जो कि हमने पर्पसफुली डिजाइन किए थे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कराची के ट्रैफिक से बचना चाहते हैं, या उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या उनको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा होता है। तो स्मार्ट क्लासेस बेहतरीन सोल्यूशन है आपके लिए। तो आप स्मार्ट क्लासेस का डेमो ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का, ऑन कैंपस क्लासेस का डेमो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से, तो आप इस जर्नी को IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के साथ शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको थोड़े से टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंपार्ट कर दी होगी। थैंक यू सो मच।